Question number 11. An alternating voltage source of the variable angular frequency omega and fixed amplitude V is connected in series with a capacitance C and electric bulb with resistance R, inductance is 0. अब देखो पहले तो आप सर्किट बना लो। एक आपका कैपेसिटर है और एक बल्ब है, बल्ब को आप रेजिस्टेंस R दे रखा तो सी आर सर्किट हो गया। और ये आपका सप्लाई है, एसी सप्लाई, जिसका आपको फ्रीक्वेंसी ओमेगा दे रखी है लेकिन वोल्टेज फिक्स है, दैट इज V। अब आप क्या करो, सवाल में ओमेगा बढ़ा रहे हो, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बल्ब ग्लोज डिमर, बल्ब ग्लोज ब्राइटर, इंपेडेंस ऑफ द सर्किट रिमेन्स अनचेंज, टोटल इंपेडेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस। यानी दो चीज देखनी है, बल्ब की ब्राइटनेस देखनी है और इंपेडेंस देखनी है, ठीक है। ब्राइटनेस किस पर डिपेंड करती है? करंट। करंट बढ़ेगी तो ब्राइटनेस बढ़ेगी, करंट घटेगी तो ब्राइटनेस घटेगी, ठीक है जी। अब आपको पता है फॉर्मूला, एसी के सवाल में फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं? आई इक्वल टू वी बाई जेड। वोल्टेज तो कांस्टेंट है, यानी सारा का सारा जो खेल है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? जेड पे, ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है या जेड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब सी आर सर्किट में जेड की वैल्यू क्या होती है? रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। रेजिस्टेंस का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, एक्स सी का फ्रीक्वेंसी से लेना देना है, ये आपको पता है। एंड यू नो द रिलेशन एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये आपको पता है। अगर इंडक्टर होता तो आप क्या लिखते हैं? एक्स एल इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, ये भी आपको पता है। अब देखो ध्यान से, आपने ओमेगा की वैल्यू को इंक्रीज किया, अगर ओमेगा की वैल्यू को इंक्रीज किया तो एक्ससी की वैल्यू डिक्रीज हो गई। अगर एक्ससी की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो जेड की वैल्यू कम हो गई। तो पहली बात तो इंपेडेंस जो सर्किट का वो डिक्रीज हो गया, तो ऑप्शन सी तो आपका कट गया। नेट इंपेडेंस सर्किट कांस्टेंट था और डिक्रीज हो गया। ऑप्शन डी देखो, टोटल इंपेडेंस सर्किट इंक्रीजेज, वो भी गलत हो गया क्योंकि इंपेडेंस तो डिक्रीज हो गया। अब इस आई के अंदर आओ, अगर जेड की वैल्यू कम हो रही है तो आई की वैल्यू बढ़ रही है, आई की वैल्यू बढ़ रही है तो ब्राइटनेस बढ़ रही है, तो वी विल से the bulb will glow brighter. Option B is the right answer of this problem. Question number 12. In which of the following Bohr orbit a hydrogen atom emit the photon of the lowest frequency? देखो इस तरह के दो सवाल बनते हैं, कभी कभी फ्रीक्वेंसी का सवाल पूछते हैं, कभी कभी वेवलेंथ का सवाल पूछते हैं। आपके पास फॉर्मूला क्या? फ्रीक्वेंसी के लिए एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, यानी एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, एनर्जी गैप कम होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। और वेवलेंथ के लिए क्या फॉर्मूला है? ई इक्वल टू एच सी बाई लेमड़ा, यानी इन्वर्स हो गया। अगर एनर्जी गैप ज़्यादा होता तो वेवलेंथ का कम होता, अगर एनर्जी गैप कम होता तो वेवलेंथ बढ़ती। अब हमें यहाँ लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करनी, तो 1 2 3 4 पहले तो हम लोग सारी सिचुएशन लिख लेते हैं। एन इक्वल टू 1 लेवल, एन इक्वल टू 2 लेवल, एन इक्वल टू 3 लेवल एंड एन इक्वल टू 4 लेवल। अब हम सब इनका एनर्जी डिफरेंस लिख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी डिफरेंस कितना हो गया? 10.2। यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी डिफरेंस कितना हो गया? 12.1। और यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी डिफरेंस कितना हो गया? 12.75। ओके, अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, एन इक्वल टू 2 से 1, 2 से 1 में एनर्जी डिफरेंस कितना आ रहा है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ऑप्शन बी में जाओ, एन इक्वल टू 4 से 2, 4 से लेके 2 तक जाना है, तो देखो 4 से लेके 1 तक का डिफरेंस कितना है? 12.75, ठीक है। और 1 से 2 का कितना है? 10.2, माइनस कर लोगे तो 5, 7 माइनस 2 दैट इज 5 और 2.45, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम ऑप्शन सी देख लेते हैं। एन इक्वल टू 4 to 1, 4 to 1 में तो राइट दे रखा आपको 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन इक्वल टू 4 to 3, एन इक्वल टू 4 to 3 में क्या देखोगे? पहले तो 1 to 3 4 का देख लो, 1 to 4 का कितना हो गया? 12.75। इसमें से 1 to 3 का माइनस कर लो, दैट इज 12.1, तो ये कितना आ गया? 5, ये आ गया 6, 0.65। अब ध्यान से देखो, आपको लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी देखनी है। लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी का मतलब लोवेस्ट एनर्जी डिफरेंस देखना। तो देखो ये तो 10.2 है, यहाँ पे 2.55 है, ऑफकोर्स 2.55 कम है, 12.75 ज़्यादा है, 0.65 2.55 से भी कम है, तो राइट आंसर द प्रॉब्लम विल बी ऑप्शन डी, दैट इज एन इक्वल टू 4 to n इक्वल टू 3। नो कम टू क्वेश्चन नंबर 13 to 16। असर रीजनिंग वाले सवाल है तो अब चेक करते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज डबल, इंटेंसिटी आई की जगह आपने कर दी 2i, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो डबल। देखो आपको पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का जो लेना देना होता है किससे होता है? फ्रीक्वेंसी के, ना कि इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी से किसका लेना देना होता है? करंट का। तो अगर काइनेटिक एनर्जी की जगह करंट लिखा होता तो फिर भी पॉसिबिलिटी थी, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखा है, तो काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं, तो असर्शन इज रॉन्ग। और रीजन देखो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ये भी गलत हो गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? ओनली फ्रीक्वेंसी, नॉट द इंटेंसिटी। तो ऑप्शन 13 में आप क्या बोलोगे? असर्शन और रीजन दोनों गलत है, तो राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम विल बी गिवन बाय ऑप्शन डी, इन विच यू विल से असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं। ए सेमीकंडक्टर इज वर्चुअली एन इंसुलेटर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अगर आप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हो एट 0 केल्विन, ऑल ऑफ यू इंटेलिजेंट,
ये होता है आपका वैलेंस बैंड, ये होता है कंडक्शन बैंड। तो जीरो पे क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो पे क्या होता है, वैलेंस बैंड तो फुल होता है और कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जब कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो इंसुलेटर होगा। तो असर्शन तो बिल्कुल परफेक्टली ट्रू है। नो रीजन, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऑलमोस्ट ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे कोवैलेंट बॉन्ड बना रखे हैं सारे के सारे वैलेंस बैंड में, यही एक रीजन है। तो इस सवाल में क्या बोलोगे, असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो 14 का आंसर क्या आ जाएगा, ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। असर्शन, बार्मर सीरीज लाई इन द विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये तो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हमें पता है जो लाइमन सीरीज होती है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है और जो बार्मर सीरीज होती है वो आपकी विजिबल रीजन में होती है। और इसके ऊपर जितनी भी होती है पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, ये सारे क्या होती है, इंफ्रारेड होती है ना। तो असर्शन तो आपका सही हो गया। रीजन, वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन इज गिवन बाई, अब देखो वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन हम क्या लिखते हैं, 1/λ इक्वल टू R 1/n छोटा स्क्वायर माइनस 1/n बड़ा स्क्वायर। अब बार्मर सीरीज जब भी आती है तो देखो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। तो देखो बार्मर के लिए सारी की सारी लाइनें यहाँ पे गिरती है, तभी तो बार्मर सीरीज बनती है। n छोटा की जगह क्या आ जाएगा 2, तो n छोटा की जगह आपने रखा 2 और n बड़ा n ही लेवल, n केमी 3, 4, 5, 6। तो ये फॉर्मूला भी बिल्कुल सही है बार्मर के लिए। और यहीं पे सारी वैल्यू पुट करोगे तो ऑफकोर्स वी विल गेट 4000 टू 7000 एंगस्ट्रम रेंज, वही तो विजिबल रेंज होती है वेवलेंथ की। तो रीजन भी सही है, तो राइट आंसर विल बी गिवन बाई ऑप्शन ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पे जाते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बीम ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज सेम। परफेक्टली ट्रू है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी होती है, फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। अगर सोर्स चेंज नहीं हो रहा तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, चाहे मीडियम चेंज हो। जैसे अपन ने देखा था ना, लाइट अगर किसी एयर मीडियम से वाटर में जा रही है तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी है, सोर्स की। असर्शन तो परफेक्टली ट्रू है। देन रीजन, द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रे और आर कोप्लेनर। ऑफ कोर्स ये भी सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं है कि फ्रीक्वेंसी क्यों कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट का एक्सप्लेनेशन क्या है, क्योंकि सोर्स कांस्टेंट है। तो assertion रीजन आर बोथ ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 16 विल बी गिवन बाय बी।